हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं पत्रकारिता के विविध आयाम, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम का एक अध्याय है। आपके पीजीटी एस्टेट के सिलेबस में मेंशन है, पीजीटी एस्टेट के सिलेबस में दिया गया है। और उसका नाम है, अध्याय का नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। और जो HPSC सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जहाँ कहीं भी अभिव्यक्ति और माध्यम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना जाता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, कम से कम इसमें 28, 29, 30, 18, 19, 20 के आसपास पेज हैं। अगर 20 पेज पढ़ते हैं तो टाइम भी इसमें बहुत लगता है और आपका भी टाइम बहुत स्पेंड होगा। ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है और मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन यहाँ दिखाती जाऊंगी। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो नहीं चीज़ों पर मैं यहाँ फोकस करते हुए हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। अगर इसे पढ़ने लगे तो ये 4 घंटे में पूरा होगा कम से कम। तो हम ये देख लेते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। जो सबसे ऊपर 2 लाइनें दी गई होती हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, माध्यम ही संदेश है। ये बात किसने कही? मार्शल मैकलुहान ने। और ये कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री थे। ये इन्होंने ये बात कही। आप अपने नोट्स में इस बात को नोट डाउन कर लेना। अब पत्रकारिता देखते हैं, पत्रकारिता में क्या क्या होता है। ये देखो, सबसे पहले इसी से समझा रखा है कि पत्रकारिता के अंदर क्या होता है। पत्रकारिता के अंदर क्या होता है? जिज्ञासा होती है। जो जिज्ञासा ही क्या होती है? पत्रकारिता का एक मुख्य तत्व है। और जिज्ञासा ही अगर मनुष्य के अंदर नहीं होगी तो पत्रकारिता किसी भी काम की नहीं है। मतलब हमारे चारों तरफ क्या कुछ घटित हो रहा है, हर लोग जानना चाहते हैं। जिस समाज में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं आपको किस में मिलती है? समाचार पत्र में लिखने मिलती हैं। समाचार पत्र में लिखती मिलती हैं। तो पत्रकार द्वारा जो सूचनाएं इकट्ठी करके समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती हैं, उसे समाचार पत्र कहते हैं। और जिस प्रक्रिया से प्रकाशित की जाती हैं, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। अब इसे पत्रकारिता के विविध आयाम क्यों कहा है? पत्रकारिता के विविध आयाम मतलब एक समाचार पत्र ही से समाचार पत्रिका नहीं बनती है। पत्रकारिता के अंदर क्या क्या आ जाता है? हमारे समाचार पत्र आ जाते हैं, पत्र पत्रिकाएं आ जाती हैं। और जितने भी हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, सिनेमा, इन सब के लिए, इन सब से हमें समाचार मिलते हैं। और समाचार पत्र के अंदर आपका कार्टून कोना होता है, आपकी फ़ोटो होती हैं, संपादकीय पृष्ठ होता है। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाती हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को इस पाठ में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। अब पत्रकारिता क्या? जिज्ञासा के कारण ही पत्रकारिता का जन्म हुआ है। अगर जिज्ञासा ही नहीं तो पत्रकारिता भी नहीं होती। अब पत्रकारिता से हमें क्या क्या लाभ होता है? शिक्षा मिलती है, मनोरंजन के काम आती है, सूचनाएं देने के काम आती है। तो ये आप देख लेंगे तो शुरू में ही आपको पत्रकारिता का मतलब समझ में आ जाएगा। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या क्या, कि पत्रकारिता क्या है। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारे दैनिक जीवन में आसपास की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, सभी को जानने की इच्छा होती है। और वो जब समाचार जिस पत्र में छपती है, उसे समाचार पत्र कहते हैं। और जिस प्रक्रिया से छपती है, जिस माध्यम से छपती है, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। पीजीटी एस्टेट में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। समाचार क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। कोई भी घटित हुई घटना से संबंधित सूचनाएं क्या कहलाती है? आपकी समाचार कहलाती हैं। वो समाचार क्या होता है? एक जल्दी में लिखा हुआ इतिहास होता है। समाचार के तत्व कौन से होते हैं? संपादन के सिद्धांत क्या हैं? पत्रकारिता के अन्य आयाम क्या होते हैं? और ये मैंने आपको बताया, पत्रकारिता के आयाम ये यहाँ दिए हुए हैं। पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, इन सब को हम फटाफट पढ़ते चलते हैं। अब एक नज़र में आपको ये पत्रकारिता, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या है ये सारा। तो इन्हें एक बार आप अपने उससे निकाल लेना। मैंने इसको पढ़ लिया है और मैंने आपको बोलकर भी बता दिया। ठीक है, ये सारा यही बातें हैं इसमें। देखो, ये मैंने बताया, संपादकीय लेख, कार्टून कोना, ये सारा इसमें है। अब आती है बात हमारी पत्रकारिता। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बात बताई गई है कि पत्रकारिता क्या है।
रोजमर्रा के जीवन में एक आम आदमी दिन की कल्पना कीजिए, क्या करता है? वो अपने दाएँ-बाएँ का हालचाल जानना चाहता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर क्या समाचार है? तो ठीक है, इन सब बातों को ही जानने के लिए मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई होती है और इस जिज्ञासा हर एक नया और ताज़ा समाचार जानने की मनुष्य के अंतर्गत एक इच्छा होती है और अपने चारों तरफ क्या कुछ घटित हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों में, सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल-क्षेम या उनके आस-पास की घटनाओं के बारे में आदमी जानना चाहता है। तो अब आगे की कहने की ज़रूरत नहीं है कि आस-पास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में उसे क्या कहते हैं, पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रही तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है और मूल से ये जिज्ञासा जो है यही पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब देखते हैं हम पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता और देख लेते हैं कि पत्रकारिता क्या है? इसी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएँगे, जिसको पढ़ना वो लाइन टू लाइन भी पढ़ ले। हम सूचना या समाचार क्यों मैंने आपको बताया था पत्रकारिताएँ क्या होती हैं, ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया कि पूरे ये देश दुनिया के जो भी है जानना चाहते हैं, तो एक बार आपको ये बता ही देती हूँ मैं। पत्रकारिता क्या है? हम सूचना या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएँ अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। इसी तरह हम अपने आस-पड़ोस, शहर, राज्य, देश, दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। तो ये सारी देखो बकवास ये लिखी हुई है, मैंने बकवास तो नहीं कहेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है हमारी समाचार क्या होता है? समाचार क्या होता है? हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट सभी पर हम समाचार पढ़ते हैं। समाचार माध्यमों के ज़रिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुँचते हैं और समाचार को पहुँचाने का काम समाचार के संगठन करते हैं, ठीक है? समाचार के संगठन करते हैं और इसके लिए वे रोज सूचनाओं का क्या कहते हैं, पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो घटनाएं घटित होती हैं, पत्रकार उन्हें क्या करते हैं, समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं और रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं, इन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। मैंने इससे भी आपको आसान शब्दों में बता दिया था कि पत्रकारिता क्या होती है। और देखो समाचार अब आता है, समाचार क्या बताए मैंने, समाचार क्या होता है? आप यहाँ से देखिए, इतनी बड़ी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही क्या है? समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। तो ये समाचार की क्या होगी? प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है और समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। अब समाचार क्या है? तो वही है, हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं वही हमारा क्या होता है, समाचार होता है। क्या होता है, क्या वह समाचार एक दूसरे का हालचाल खोज खबर लेना क्या समाचार नहीं है? क्या वह ये सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से आपसी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि मतलब क्या है कि ये हालचाल पूछना, ये पूछना, हर चीज़ को हम लोकल भाषा में तो हम इन्हें समाचार नहीं कह सकते, क्योंकि समाचार को बनने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर वो तत्व उसमें शामिल है तो वो हर एक घटना, हर एक सूचना समाचार कहलाएगी, ठीक है? तो बताती हूँ मैं आपको कौन-कौन से समाचार हैं जो आपके समाचार कहलाएँगे, उसमें कौन-कौन से तत्व होने चाहिए। अब देखो समाचार की परिभाषा हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो, वही घटना क्या कहलाएगी, आपकी समाचार कहलाएगी। ठीक है? और समाचार माध्यमों
के उपभोक्ता यानी पाठक, समाचार माध्यम के उपभोक्ता कौन होते हैं? पाठक, दर्शक और श्रोता अपनी रुचियों, दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और विभिन्नताएं लिए होते हैं। उन्हीं के अनुरूप उनकी सूचनाओं की प्राथमिकता भी निर्धारित होती है। तो ये था आपका समाचार की परिभाषा। दूसरा आता है कि मैंने बताया कि हर घटना को हम समाचार नहीं कह सकते, उसके अंदर कुछ तत्वों का होना जरूरी है। अब समाचार के तत्व हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से तत्व अगर होंगे तो मैं आपको बताती हूँ वो समाचार कहलाएगा। देखो, समाचार क्या होते हैं? किसी भी घटना, कोई भी घटना आपके आसपास में घटित हुई तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? नवीनता होनी चाहिए, निकटता होना चाहिए और उसका प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, कुछ और आगे भी हैं, ये होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? जनरुचि होनी चाहिए, उसमें टकराव या संघर्ष होना चाहिए, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। अगर ये सब हैं किसी भी घटना के अंदर तो वो क्या कहलाता है? हमारा समाचार कहलाता है। इसको मैं बता देती हूँ आपको। नवीनता, मतलब नवीनता का मतलब कोई भी नवीन घटना ही समाचार कहलाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी घटना भी आपका समाचार नहीं कहलाएगी। नहीं, कि जैसे किसी गांव या देश में परिवर्तन हो रहा है, 10-20 साल के बाद कोई परिवर्तन हुआ है तो उससे संबंधित भी समाचार बन सकता है। निकटता, देखो हमारी आस पड़ोस और अपने संबंधित एरिया में अगर कोई घटना घटती है तो उससे लोगों के बारे में जानने के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो उसमें निकटता होनी चाहिए। वो प्रभाव भी डालने वाली होनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि हमारे घर में एक चूहा या बिल्ली मर गया तो वो एक समाचार नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा लोगों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी लोगों का मान लो प्रभाव, किसी के घर पर बिजली गिर जाती है बारिश होते होते, तो वो एक समाचार बन सकता है कि हाँ फलानी जगह पर भाई बिजली गिरने से घर का नुकसान हुआ। अगर एक घर का होता है तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा, अगर वही बिजली 2-3 घरों पर पड़ जाती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। एक लाते यही जन रुचि, मतलब कोई भी ऐसे समाचार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई भी ऐसी घटना या सूचना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो, या आपसी टकराव या संघर्ष का मतलब है जैसे कि हमारी 2 राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कोई टकराव चल रहा है, उससे संबंधित सूचनाएं समाचार कहलाएंगी। और जैसे कि खेल, क्रिकेट है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त टकराव दोनों टीमों के बीच में चल रहा है तो उसका समाचार बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई बातें, महत्वपूर्ण लोग जैसे अमीर लोग होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, हमारे फिल्मकार होते हैं, फिल्मी जगत की दुनिया होती है, ये लोग महत्वपूर्ण लोगों में आ जाते हैं। इनके रोज़मर्रा की जो बातें होती है, विवाह, शादी, पार्टी, जन्मदिन, इनके बारे में भी लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। कुछ उपयोगी जानकारी देने वाली सूचनाएं समाचार कहलाती है। अनोखापन, अनोखापन भी होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि शेर और हिरण आप में प्रकाशित कर दे कोई पत्रकार अपने समाचार में, शेर और हिरण की लड़ाई देखी तो आपके सबके मन में ये हो जाए कि शेर और हिरण की लड़ाई देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की अगर समाचार है तो उनको छापते हुए जो है थोड़ा सा पत्रकार को सोचना पड़ता है, इससे कि अंधविश्वास समाज में न फैले। एक होता है पाठक वर्ग, पढ़ने वाले आपके किस प्रकार के, आपके वर्ग, पाठक वर्ग किस प्रकार का है। पाठक मतलब जो उस समाचार को पढ़ रहा है, इसको हम आपको उसमें से बताते हैं। और नीतिगत ढांचा, तो देखो ये नवीनता मैंने आपका बता दिया, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैंने वैसे वहीं बता दिया था। नवीनता मतलब जो कुछ भी नया है, इसीलिए न्यूज़ है। ठीक है, और ये मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया है। 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। ठीक, एक दैनिक समाचार के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें देखो, आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पर समाचार पत्र में क्या होती है? एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन किसको कहते हैं? डेडलाइन किसको कहते हैं? जैसे कि डेडलाइन होती है कि एक किसी भी समाचार को प्रकाशित होने की समय सीमा को क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। जैसे डेडलाइन निर्धारित कर दी रात के 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद जो समाचार आएगा वो आज के अखबार में नहीं छपेगा, वो अगले दिन के अखबार में छपेगा। इसे क्या कहते हैं? हम डेडलाइन कहते हैं। और ये डेडलाइन 24 घंटों के अंदर होती है। 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होते हैं। ठीक है, और निकटता ये मैंने आपको बता दिया। निकटता क्या है कि जैसे कोई विदेशों में कोई घटना घटित हो रही है और विदेशों में बैठे जो लोग हैं उनको भी
उनसे संबंधित हम जानकारी भी जानना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। अगर आपका कोई सगा संबंधी वहाँ बैठा हुआ आपका उसे निजी निकटता है तो आप उस समाचार को भी देखने के लिए अधिक जिज्ञासु होंगे। तो ये एक निकटता भी होनी चाहिए, उसमें सांस्कृतिक निकटता हो सकती है, सामाजिक निकटता हो सकती है, भौगोलिक निकटता भी हो सकती है। अब होता है प्रभाव। प्रभाव भी पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। और जन रुचि होनी चाहिए। पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे तो यही पॉइंट देखते जाना जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है कि जन रुचि का मतलब है कि हर पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो। समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है टकराव या संघर्ष, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि यही उदाहरण इसने दे रखा है कि बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती है, चुनाव में दो राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने के लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। ये मैं सारा इसी में से बता रही हूँ, कहीं आप ये सोचे कि मैडम अपनी मर्जी से, क्योंकि ये मैंने पढ़ लिया था आपको पढ़ाने के लिए। अगर देखो महत्वपूर्ण लोग क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो ये खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन है। दरअसल लोग ये जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है, और ये सब जानना चाहते, तो महत्वपूर्ण लोगों की जो खबरें होती हैं वो भी हमारा समाचार बन जाती है। कुछ उपयोगी जानकारियां होती हैं वो भी समाचार बन जाती है, जैसे कि बिजली कब बंद होगी और पानी का दबाव कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। इन सब जानकारियों को जानने के लिए भी जानकारी, दैनिक उपयोगी जो जानकारियां हैं वो भी समाचार बन जाती हैं। अनोखापन का भी मैंने आपको बताया था अभी। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं। मतलब क्या कहेंगे कि अनोखी का मतलब जो अनहोनी घटनाएं, क्या वो समाचार हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए, अन्यथा ये कई मौक़ों पर ये देखा गया कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। ठीक है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। अब आता है पाठक वर्ग। ये मैंने बताया पाठक वर्ग क्या होता है, हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे समाचार पत्र के ऑडियंस होते हैं। और उसका ऑडियंस का आकार जितना बड़ा होता है, इन दोनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। समाचार संगठन जो होते हैं, समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर वे उनके समाचार, कोई भी समाचार उनकी रुचियों और ज़रूरतों के हिसाब से है तो उसे समाचार बना देते हैं। नीतिगत एक ढांचा होता है। नीतिगत ढांचा को क्या कहते हैं? हम संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति ये होती है कि किसी भी समाचार संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का उपयोग करता है, ध्यान में रखता है। ठीक है। कि संपादकीय नीति ये कहती है कि केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। ये जरूर हो जा सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उनकी प्रमुखता न दी जाए। ये वही है, मैंने आपको बता दिया कि संपादकीय नीति के अनुसार संपादकीय की कुछ नीतियां होती हैं कि किस समाचार को कितनी जगह देनी है, कहाँ देनी है, तो ये उसकी नीतियां कहलाती हैं। अब आता है संपादन। संपादन क्या होता है कि संपादन के अंदर समाचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक, उप संपादक आदि निभाते हैं। ठीक है। द्वारपाल क्या होते हैं? जो भी संपादन में काम करते हैं, जैसे संपादक है, उप संपादक है, सह संपादक, ये सारे क्या कहलाते हैं? द्वारपाल कहलाते हैं। और बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं ये ऐसे ही है। आगे मैं बताती हूँ आपको संपादन क्या होता है। संपादन का अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन।
संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, मतलब पढ़ने योग्य बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। उसके खबर के अनुसार उसमें काट छाट करता है, कहाँ जगह देनी है, कितनी जगह देनी है, ये तय करता है। ये संपादन के सिद्धांतों का पालन करता है। तो ये मैंने बताया आपको। संपादन क्या करता है, किसी भी समाचार को अशुद्धि रहित बनाकर उसे पठनीय योग्य बनाता है। अब आता है संपादन के सिद्धांत क्या होते हैं। संपादन के सिद्धांत अभी तक हमने 2 ही पेज पढ़े हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसकी मुझे लगता है कि 2 पार्ट में इसे तोड़ना पड़ेगा। संपादन के सिद्धांत कौन से होते हैं। अब ये नहीं कि देखो संपादन जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे द्वारपाल हैं वो संपादन का कार्य करते हैं। तो ये संपादन क्या है कि अपने मर्जी से, ये नहीं कि किसी भी समाचार को कोई जगह दे दी, मुख्य लाइन पर रख दी या कम जगह दे दी। तो इनके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना होता है, और इन सिद्धांतों का पालन करने पर ही किसी समाचार पत्र की साख बनती है, विश्वास बनता है। जैसे कि अब मेरा ही चैनल है, अगर मैं इनमें अपनी मर्जी से कुछ ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगी, चाहे वो आपके सिलेबस में आए या ना आए, कुछ ऐसे ही डालती रहूं, तो क्या होगा, आप लोग उसमें रुचि नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको गलत आंकड़े बताऊं, गलत वो बताऊं, तो क्या आप मेरे टॉपिक को पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि तो ऐसे ही ये गलत बता रही है मैडम। तो कुछ सिद्धांत होते हैं हर चीज के। ऐसे ही संपादन के भी सिद्धांत है, यानी कि जब हम सूचनाओं को प्रकाशित करते हैं, संपादित करते हैं, तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या सिद्धांत होते हैं, पॉइंटों से देखते हैं। तो ये पॉइंट होते हैं: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। तो ये यहाँ से देखते हैं, डिटेल से इनका दिया गया है। तथ्यों की शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता क्या होती है? तथ्यों की शुद्धता एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। देखो, सब लोगों को ये देखना होता है कि अरे कोई समाचार घटित हो गया, चलो टीवी ऑन करो, रेडियो ऑन करो, समाचार को सुनते हैं। तो समाचार पत्र का संपादक क्या करता है, एकदम शुद्ध आपको तथ्य ही वहां पर देगा, तो ही लोगों का विश्वास उस पत्रकारिता में, उस समाचार पत्र के प्रति बना रहेगा। अगर गलत सलत या बातों को घुमा फिरा कर या तरोड़ मरोड़ कर देगा, तो वहां से लोगों का विश्वास हट जाएगा। ठीक है, यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच ये कि मानव यथार्थ ही नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। तो मैं बता रही थी आपको, यथार्थ सत्य, मतलब सत्य जो चीजें हैं, हमारे पास जो भी सूचना आई है, उनकी तथ्यों की अच्छे से जांच परख करके ही हमें क्या करना चाहिए, अपने समाचार में उसे स्थान देना चाहिए। देखो, यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसकी संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करे। मतलब हमें समाचार के ऐसे तथ्य देना चाहिए जिससे हमें संपूर्ण समाचार की जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो ये था इसका। तो उसमें आपको ध्यान रखना है सिद्धांत कौन कौन से थे। एक तो क्या था, तथ्यों की शुद्धता। जैसे देखो, अब यहाँ से समझते हैं। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को ही ले, वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए, अपने आप में, अच्छा ये तो वो कहानी दे रखी है, ये भी छोड़ो। दूसरा होता है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, एक तथ्यों की शुद्धता। जैसे कि एक यहाँ पर अभी एक मान लो एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 50 लोग मरे, 30 लोग घायल हुए, और वहाँ पर कहीं पर ये घटना घटित हो गई। अब क्या हुआ कि वो लोग बता कुछ हो रहे हैं, घटना घटित हुई दिल्ली में, बता रहे हैं लखनऊ में, तो क्या हो गया, वो तथ्यों की शुद्धता नहीं होगी, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब वस्तुपरकता क्या होती है, किसी भी समाचार से संबंधित जो जानकारी अखबार में छपती है, उसकी लोगों के प्रति उसके पहले से ही दिमाग में एक छवि होती है, और उस छवि के अनुसार ही क्या करता है, वो उसको क्या करता है, उस खबर को पढ़ता है। तो जो संपादक हैं, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, तो उनके मन में भी हर विषय के प्रति एक धारणा बनी हुई होती है। तो उस धारणा से अलग हटकर,
मतलब वो उसकी जो व्यक्तित्व धारणा है वो उस समाचार के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। ये थी आपकी वस्तुपरकता। ठीक है। और देखो ये बता रखा है, वैसे ये सच है कि ये दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। ये देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे, इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहाँ तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको वस्तुपरकता बताई। आगे आता है निष्पक्षता, फेयरनेस, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको समाचार यहाँ पर देने चाहिए। पत्रकारिता को क्या माना जाता है? पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से उसके समाचार संगठन की साख बनती है। ये साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी पक्ष के लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का क्या है? चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। ये देखो बात महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता मतलब निष्पक्ष होकर उसको अपने समाचार पत्र, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, यहाँ कौन पत्रकार पहुंच गया। अब पत्रकार इसके बारे में भी पूछ रहा है और इसके बारे में भी पूछ रहा है, तो ये नहीं कि वो वहीं पर तटस्थ मतलब एक जगह पर स्थिर रहेगा। दोनों की बात की जानकारी लेकर, दोनों के पक्षों को सुनकर और जो सही है उसका साथ भी देना चाहिए। ये होती है निष्पक्षता। आगे आता है पत्रकार की वैसाखियाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पत्रकार की जो वैसाखियाँ हैं ये हम इतना बड़ा पढ़ने की बजाय हम यहाँ से पढ़ लेते हैं पत्रकार की। फिर एक और रह गया था हमारा बैलेंस। उसमें क्या था, जो क्या पढ़ रहे थे हम, संपादन के सिद्धांत, तो उसमें एक संतुलन भी था। तो पहले क्या पढ़ते हैं, संतुलन। समाचारों का संतुलन बनाकर ही समाचार उन्हें छापने चाहिए। देखो निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हो, ठीक है, और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तगाजा यही है कि सभी संबंध पक्षों की समाचार में अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाएं। मतलब किसी पक्ष को कितनी तवज्जो देनी है आपको अपने अखबार में, वो संतुलन बनाकर ही आपको समाचार प्रकाशित करने हैं। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या उससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। अब शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे आता है स्रोत बताए थे मैंने आपको। ये थे सारे संपादन के सिद्धांत पढ़े। संपादन के 5 सिद्धांत थे: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। अब स्रोत क्या होता है? जो भी आपके पास घटनाएं या समाचार आते हैं, ये तो है नहीं कि आसमान से गिर कर आ गई। हर किसी समाचार का कोई ना कोई एक स्रोत हमारे पास क्या होता ही होता है, जहाँ से वह समाचार आता है। जैसे मोहल्ले में कोई लड़ाई हुई, किसी आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी, तो वो उस गांव से आई, ये उसका स्रोत है। ठीक है, कोई खेल विभाग से हमारे पास कोई समाचार आ रहा है, कोई रेलवे से आ रहा है, कोई संसद से आ रहा है, तो हर सूचना का क्या होता है, कोई ना कोई स्रोत होना आवश्यक है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं। फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। मतलब देखो जहाँ भी कोई घटना घटित हुई तो पत्रकार वहाँ नहीं खड़ा होगा। उसे थोड़ी ना पता है कि मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और यही घटना घटित होगी, नहीं, पत्रकार बाद में पहुँचता है वहाँ पर। ठीक है, तो समाचार संगठन के स्रोत और समाचार संगठन के अपने स्रोत होते हैं। जैसे पत्रकारों की ड्यूटी लगा देती है, उन्हें पता रहता है कि खास खास जगह पर कहाँ कहाँ से समाचार इकट्ठे करके लाने होते हैं। ठीक है, समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचना एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए
पीटीआई, भाषा, यूएनआई जैसे समाचार एजेंसियां होती हैं जो स्वयं अपने संवाददाता और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। ठीक है। और हमारे समाचारों का स्रोत देखो, जब हम कई सारी सूचनाएं बता रहे हैं, कोई आम सूचना है तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं है कि उसका स्रोत बताएं, लेकिन जब सूचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है या विशिष्ट हो जाती है तो उसके लिए हमें उस सूचना का स्रोत भी आवश्यक हो जाता है कि सूचना का स्रोत बताएं, ताकि जो पाठक हैं उनको इस बात पर विश्वास हो सके। ठीक है। देखो, आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता, वह घटना के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचता है। इसलिए ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में यानी किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है तो निश्चय ही वह खुद 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, जो आंखों से देखता है उस घटना को, वही उस घटना का क्या होता है, स्रोत होता है। अब एक यहाँ पर बगल में कुछ दिखा रखा था कि वैसाखियाँ थी समाचार की, तो समाचार की वैसाखियाँ भी जान लेते हैं हम। पत्रकार की वैसाखियाँ, पत्रकार के फिर आता है अन्य आयाम, तो हम इसे पूरा ही कर देंगे, आज इसको कर ही देते हैं क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। एचपीएससी की डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की। तो वैसाखियाँ और देती हैं। वैसाखियाँ क्या होती है, जो सहारा देती हैं आपको। जैसे एक आदमी लंगड़ा है, कोई चल फिर नहीं सकता, वो लकड़ी का सहारा लेके चलता है, तो उसकी वैसाखियाँ हैं, ये हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। पत्रकार की वैसाखियाँ। एक मिनट के लिए मैं भी रुक जाती हूँ, मेरा मुंह ही दुखने लग गया, लगातार आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। तो प्लीज़ बीच में यही कहूँगी कि दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा करना, लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, ये बच्चे मेरे को कमेंट करके कह रहे थे कि मैम अव्यक्ति और माध्यम करवा दो, क्योंकि जो मैंने आरओ का भी एक चैप्टर पढ़ा है, बहुत लेंदी चैप्टर है, पढ़ने में भी मुंह दुखने लग जाता है, और समझा के पढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। फिर भी मैं आपके लिए 4-5 वीडियो डेली कोशिश कर रही हूँ कि आपका सिलेबस 5-10 दिन में समेट दूँ। लेकिन देखो भाई, जितना हो सकेगा उतना ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि एस्टेट का कितना सिलेबस हो गया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, किसी का भला हो जाएगा। और हमारे मतलब जो जिस हम मकसद से बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ाना, कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे पढ़कर हमसे खुश हों, एक अच्छा कंटेंट उनके पास जाए। ये देखो, हिंदी वाले क्या करते हैं, सीधा रीडिंग रीडिंग लेकर ऐसे डाल देते हैं। ऐसे अगर मैं डालती तो मैं भी डाल देती पूरा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के दिमाग में घुसाया जाए। आप मेरी पहले की वीडियो देखना और अब की वीडियो में भी आपको बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय का दबाव है, और मैं अब बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कि समय के दबाव में अपने कंटेंट को ख़राब करूं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपके कहने से ये फास्ट ही चल रही है, प्लीज़ सॉरी। आप ये सोचे कि मैम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रही है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। संदेह करना पत्रकार का गुण है, उसे चीज़ों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम हैं। ठीक है, आपको संदेह होगा और आपके मन में सवाल पैदा होंगे, तभी तो स्थिति बदलेगी। अगर संदेह न हो और सवाल न उठाए जाएं तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकार के मूल्य न प्रभावित हों। ठीक है, देखो, पत्रकार क्या पूछते हैं, क्या ऐसे क्या हुआ, क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, तो वो उसकी स्वाभाविक है ये बातें, वो भाई आपसे पूछेगा। ठीक है, इससे पत्रकारिता के मूल्य न प्रभावित हो। इसके लिए पत्रकार को 4 वैसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। ये वैसाखी संकट या दुविधा के समय उसके काम आती है। मैंने बताया संकट के समय ही काम आती है। पहली वैसाखी क्या है, सच्चाई। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से नोट कर लेना। विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार में अफवाहों को जगह न मिले। और दूसरी वैसाखी क्या है, संतुलन है। सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद ये अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए।
विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है। एक पक्षीय समाचार असंतुलित होगा। ये वही बातें हैं जो अभी तक मैं आपके सामने इतनी देर से बकबक कर रही हूँ। तीसरी वैसाखी है निष्पक्षता। किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। पक्षपात मतलब भेदभाव। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता वह पत्रकार नहीं हो सकता। पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक ही खारिज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करे। देखो कितना अच्छा अच्छा बता रखा था यहाँ पर। फिर क्या है स्पष्टता। चौथी वैसाखी क्या है स्पष्टता। पहला क्या था सच्चाई, फिर क्या था संतुलन, फिर क्या था आपकी स्पष्टता, और फिर क्या था यहाँ पर निष्पक्षता। ये थे स्पष्टता, संतुलन, शुरू से देख लो। पहला है आपका सच्चाई। पहला ये गया वहाँ पर, ये भी तो एक दिक्कत है। पहला है आपका सच्चाई। पहला क्या है सच्चाई, समझ गए होगे। सच्चाई से हैं सारे। संतुलन, फिर क्या है निष्पक्षता, फिर क्या है स्पष्टता। देखो से ही है सच्चाई, संतुलन, स्पष्टता और फिर क्या है निष्पक्षता। ठीक है, तो चौथी वैसाखी है स्पष्टता, ये हम पढ़ चुके हैं क्या। स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। मतलब समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। शीशे की तरह साफ होना चाहिए। उसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे और सीधे रहें तथा उसमें कोई उलझाव न रहे। तो ये थी समाचार की आपकी वैसाखियाँ, संतुलन, स्पष्टता, सच्चाई और क्या क्या था। सबसे पहले क्या था आपकी सच्चाई, फिर दूसरा संतुलन, सच्चाई, संतुलन, स्पष्टता और निष्पक्षता। अब आ जाता है भाई पत्रकारिता के अन्य आयाम, देख लेते हैं। ये स्रोत हो गया। अब पत्रकारिता के अन्य आयाम में मैंने आपको वीडियो शुरू करने से बताया था, शुरू करने से पहले ही बताया था कि पत्रकारिता के अन्य आयाम क्या क्या हैं। और उसमें है आपके देखो पत्रकारिता में नए नए आयाम जोड़ता है। हमारे चारों तरफ क्या होता है शुरू से मैं आपको बता ही देती हूँ। समाचार पढ़ते समय पाठक समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा ये जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय, घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार में इनका विशेष, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, विशेष स्थान है और इनके बिना कोई भी समाचार स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता, स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। एक तो क्या होता है, अब देख लो हम सीधा पढ़ते जाएंगे। पत्रकारिता के अन्य आयाम, इसमें आता है समाचार पत्र के पृष्ठ। ये मैं अपनी बुक के पेज इसलिए पलट रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने टिक लगाया था कि आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें बतानी है। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर अखबार समाचार मतलब संपादक खुद अपने अखबार से संबंधित घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे ही क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और आम लोगों की टिप्पणी भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ में क्या होते हैं, उस समाचार पत्र की अपनी क्या होती हैं विभिन्न घटनाएं और समाचारों पर राय होती हैं
और किसी विषय से के विशेषज्ञ उस पर लेख विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और संपादक के नाम जो पत्र आते हैं वो भी इसी पृष्ठ पर होते हैं, यानी कि समाचार पत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। दूसरी होती है फोटो पत्रकारिता। दूसरी क्या होती है? फोटो पत्रकारिता। इसको मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ। कह रहे कि जो बातें हम 1000 शब्दों में भी नहीं कह सकते, वह बात एक फोटो कह देती है। देखो यहाँ पर एक फोटो दी गई है, इसमें क्या हो रहा है? सच में बच्चों पर इस तरह बोझ बढ़ाना बहुत ही क्रूरता है। मुझे बच्चे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना चाहिए। क्या है? एक ये लड़का है, देखो ये सब तमाशा देख रहे हैं, एक ये लड़का है, इस पर इतना बोझ है। तो ये फोटो जो है बहुत कुछ बता रही है, इसलिए क्या हुआ है पढ़ के ही बता देती हूँ। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। तो टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर बढ़ा। अगला था कार्टून कोना। भाई कार्टून कोना आप पढ़ते हैं, देखो इसने क्या लिख रखा है? रेल बजट दूध बेचने वाले का आधा किराया लगेगा। देखो ये बात, ये कार्टून कह रहा है। लगभग हर समाचार पत्र में होता है, इनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। इस तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, तो ये था कार्टून कोना। पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ रहे हैं अब हम। लेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों में न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र के सामने आ जाती है। देखो रेखांकन और कार्टोग्राफ क्या होते हैं कि जैसे कोई अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ये ग्राफ यहाँ पर है, ये ग्राफ यहाँ पर है, तो आप तुरंत समझ जाते कि इधर क्या दर्श है, इधर क्या दर्श है। ग्राफ से आप तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है, और इससे साफ साफ नज़र आती है पूरी बात कार्टोग्राफ से। पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। एक होती है खोज परख पत्रकारिता। कौन सी होती है? खोज परख पत्रकारिता। खोज परख पत्रकारिता से ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो घटनाएं हमारे समाज में जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई राजनेता है, उसने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, कोई कांड कर दिया, कोई गड़बड़ी कर दी, तो क्या वो लोग उसे छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाओं को खोज परख पत्रकारिता निकाल कर लाती है। तो ये पत्रकारिता का एक प्रकार का वो होता है, प्रकार है। और इस खोजी पत्रकारिताओं का जो पत्रकार होता है वो बहुत ही धैर्य वाला होना चाहिए, निडर होना चाहिए, तभी वो इस तरीके के तथ्य सामने ला सकता है। खोजी पत्रकारिता को एक और नाम देते हैं, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले शुरू हो गई थी। तो स्टिंग ऑपरेशन मतलब किसी स्टिंग ऑपरेशन चलाते भाई उस बात की पड़ताल तो पाड़नी ही है। ठीक है, तो ये आपका स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता कौन सी होती है? देखते हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ सूचनाओं की सूचना देना मात्र नहीं, पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तरह तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे, आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। उसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के विषय में हिसाब से विशेषता के साथ प्रमुख क्षेत्र हैं। विशेषीकृत मतलब जो क्षेत्र विशेष की पत्रकारिता होती है, जैसे वही तो हमें सही रिपोर्ट देगा। संसदीय पत्रकारिता, न्याय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान विकास, अपराधी पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये सारी क्या कहलाती हैं? हमारी विशेषीकृत पत्रकारिताएं कहलाती हैं। इनमें अपने क्षेत्र विशेष के क्या होते हैं? समाचार छपते हैं, आते हैं। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। तो इसलिए इनके वही पत्रकार होंगे जो इन क्षेत्र विशेष में विशेष होंगे, जिनको ज्ञान होगा उस क्षेत्र विशेष का। अब देखना वॉच डॉग क्या होगा। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है? निगरानी रखती है। और वॉच डॉग पत्रकारिता किस पर निगरानी रखती है? ये सरकार की निगरानी रखती है।
लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व तो सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। और इसे क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। मतलब क्या, तो वॉचडॉग पत्रकारिता सरकार के कार्यों पर नजर रखती है, ये आपको ध्यान रख। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है? एडवोकेसी देखते हैं। भाई बहुत हो गया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैप्टर को पढ़कर। और इतने कम टाइम में मैंने पहली बार ये एक चैप्टर करवाए, वरना फर्स्ट चैप्टर की मैंने 3 वीडियो बना दी और एक वीडियो और भी बन जाती, वो थोड़ा सा अधूरा अभी रह भी रहा है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था वो पार्ट, इसलिए मैंने चौथी वीडियो नहीं डाली। नहीं तो एक एक चैप्टर 4-4 वीडियो में पढ़ाती मैं। ये पढ़ाने के लिए इसमें इतना कुछ था, अब मैंने आपको समझा दिया है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है, तो समाचार इसको प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी लिंक शेयर करें ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर जोर से अभियान चलाते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है? इसमें किसी एक विषय को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि लोग क्या करते हैं, उस पर अपनी राय देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि किसानों का ऋण माफ़ करने के लिए इन्होंने एक अभियान, जनमत अभियान चला था काफ़ी ज़ोर से, और वापस क्या हुआ, फिर वो वापस लिया गया। उसके अनुकूल उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। मतलब कोई चीज़ सही होती है उसको न्याय दिलाने के लिए भी ये लोग चला देते हैं। तो ये थी एडवोकेसी पत्रकारिता। आगे आता है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक क्या होते हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता देख लेते हैं। थक गया मुंह भी बोल बोल के भाई। मीडिया स्थापित राजनीति सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। मतलब मीडिया क्या होता है? जनता के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है। वैकल्पिक होता है ना, इस तरह के मीडिया का जो स्वामित्व होता है बड़ी पूंजी के पास होता है और मुनाफे के लिए काम करता है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। तो ये वैकल्पिक पत्रकारिता होती है। देखते हो और आसान शब्दों में। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने, अच्छा वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है कि मीडिया को जो व्यवस्थित कर रखा है हमने हमारे समाज में, और वो उसके अनुकूल, देखो इस लाइन को पढ़ते हैं। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। मतलब क्या करता है? वैसे तो सारे समाज का विकल्प, सारे समाज की जो सच्चाई है, जो सूचनाएं, वो कौन लेकर आता है? मीडिया लेकर आता है। पत्रकारिता आप सबके सामने लाती है और पत्रकारिता की भी जो व्यवस्था है उसकी भी जानकारी आपको मिले तो वो क्या कहलाती है? आपकी वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है। समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान क्या है? ये कोई खास नहीं है कि आजकल समाचारों में मौजूदा रुझान क्या है। देखो आजकल लोग क्या समाचार सुनना पसंद करते हैं, देख लेते हैं एक बार मोटा मोटा। मैं थोड़ी देर 2 मिनट इस, मतलब क्या हुआ समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान, तो
आप देखना आजकल क्या सारी दुनिया भाग दौड़ में लगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में है। व्यापारीकरण भी तेज हो रहा है और इस व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार को आम बाजार में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। कोई खास नहीं है इसमें, आपका प्रश्न बनने लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, आप पढ़ो तो मैंने आपको पूरा दिखा भी दिया है। हाँ, एक बात यहाँ पर आती है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता भी धाराएं मौजूद रही हैं। मतलब ये दो पत्रकारिताओं के नाम हो रहे हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। जैसे ब्रिटेन का टैबलॉइड मीडिया और भारत में भी बिल्टस जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज 3 की मुख्य धारा की पत्रकार मौजूद रहा है। मैं इनको मेन बात बताती हूँ आपको। पीत पत्रकारिता क्या होती है कि पीत पत्रकारिता में ना बीच में कुछ ऐसे समाचार छपने लग गए थे कि जिससे कि पीत पत्रकारिता का बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें ना उस समय के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़, फिल्मी गपशप की को समाचारों की तरह प्रकाशित किया गया। इसमें ये मतलब जो सनसनीखेज जो समाचार होते हैं ना वो हमारे किस में छपते थे, पेज पीत पत्रिका में। इसमें भी कहीं ना कहीं होगा। मतलब इसमें क्या पढ़ते, पूरी सनसनीखेज समाचार जो थे वो छापे जाते। जैसे किसी का प्रेम प्रसंग हो गया या किसी का, फिर प्रेम प्रसंग तो समझते हैं ना, वो किसी का प्यार वगैरह का चक्कर। और क्या था इसमें, आरोप, कोई किसी पे आरोप लगाए, कोई झूठी अफवाह फैल रही है, इस तरीके के जो दिखाए जाते थे वो पीत पत्रिका के अंतर्गत आते थे। और अब क्या है, गए वो यहाँ पर पेज 3 पत्रिका क्या थी, ये ना पेज नंबर 3 पर छपती थी। इसलिए इसको क्या कहते, ये तो पीत पत्रिका तो समझ गए आप। जो सनसनीखेज वाले जो समाचार थे ना, जो छापे जाते थे, जो लोगों के अंदर मतलब अफवाहें फैलाते थे, या फिर अफवाह या किसी का प्रेम प्रसंग से संबंधित। और और क्या था, जैसे कोई झूठी अफवाह, पाठकों को लुभाने के लिए कोई झूठी अफवाह, या व्यक्तिगत कोई आरोप या कोई प्रेम संबंध, इससे संबंधित पाठकों को लुभाने के लिए जो समाचार प्रकाशित किया जाता था उसे पीत पत्रिका कहते थे। और था पेज 3 पत्रिकाएं भी धाराएं। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती थी, पेज 3 जो पत्रकारिता है, मैं इसे इसमें से नहीं बता रही हूँ, मैं वैसे आपको बोल के बता रही हूँ। पेज 3 जो पत्रकारिता थी, इसमें ना किसी भी जैसे ऐसे, इस पत्रकारिता का तात्पर्य जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिल और जाने माने जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके निजी जीवन के बारे में दिखाया जाता था। जो सेलिब्रिटीज हैं, जो जाने माने लोग हैं, जो महान हस्तियां हैं, अमीर लोग हैं, उनकी पार्टियां हैं और महफिल है, ये सब इस पेज पर बताई जाती थी। और मुझे भी ध्यान है कि ऐसा छपता है एक में, जब हम बचपन में झाड़ू लगाते लगाते अखबार आ जाता था, क्योंकि जब तक ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, रंगीन भी आ गए थे किसी किसी के घर में, और जब झाड़ू लगाते लगाते कोई अखबार का टुकड़ा सामने आ जाता, और वो खासकर फिल्मी जगत वाला वो पेज अगर सामने आ जाता तो झाड़ू लगाने में घंटा भर लग जाता था। तो ये थी पेज 3 पत्रकारिता, इसे शायद आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वही ये हैं, आज का चैप्टर हमारा ख़त्म। ठीक है भाई, ये मैंने बहुत ही जल्दबाजी में आपका करवाया है, लेकिन समाचार मैंने आपका एक भी नहीं छोड़ा है। और ये तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और बस अब एक भी अक्षर बोलने की हिम्मत नहीं है, इतना कुछ इसमें पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में।
और मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए करवाया कि बच्चों को जल्दी से जल्दी ये कंटेंट मिल जाए। लेकिन आप बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर जो मैंने समझाया इतना भी देख लेते हैं, एक भी प्रश्न बनने वाली जगह मैंने नहीं छोड़ी है, चाहे मैंने उसका डिटेल पढ़ी हो ना पढ़ी हो। क्योंकि मैंने अपनी बुक पास में रख रखी थी और बुक में मैंने निशान लगा रखे थे, इसलिए मैंने आपकी इम्पोर्टेंट एक भी बात यहाँ से नहीं छोड़ी है। पाठ का नाम था हमारा, देखो कितने बड़े पेज का है, कितने पेज हम पढ़ गए। वैसाखियाँ ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देखो पत्रकारिताओं के प्रकार कौन से, पत्रकारिता में क्या होता है आपको ऑप्शन में मिलेगा, तुरंत पहचान लोगे। पत्रकार की वैसाखियाँ कौन कौन सी होती हैं और उसके तत्व कौन कौन से होते हैं, समाचार के तत्व। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये ध्यान, संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। संपादन क्या होता है, संपादन होता है मतलब किसी चीज़ को काट छाट करके, अशुद्धियों रहित करके उस समाचार को समाचार में प्रकाशित होने लायक बनाना। ठीक है, और ये क्या था, पाठक वर्ग, अनोखापन, ये क्या था, हमारे समाचार के क्या थे, तत्व थे। ये सारा हमने पढ़ लिया है। तो समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत, संपादन क्या होता है, कितने प्रकार की पत्रकारिताएं हैं और पत्रकारिता क्या होती है और समाचार कौन सा होता है। तो किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या को हम क्या कहेंगे, समाचार कहेंगे। और समाचार के तत्व, कोई भी घटना तभी समाचार कहलाएगी जब उनमें इन तत्वों का होना, मतलब उसमें ये तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।